हेलो गाइस, अप स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो पशुधन सहायक की लाइफ स्टॉक असिस्टेंट है, जो एलएससी के 2016 का एग्जाम पेपर हम डिस्कस करेंगे। हर बार जो एग्जाम पेपर होने वाले हैं प्रीवियस एग्जाम्स के कि जैसे 2018 में हुआ था, 2016 में हुआ था, जितने भी एग्जाम पेपर हैं हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम अपकमिंग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। इसमें काफ़ी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके रिलेटिव्स जो आसपास के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैनल में, कंप्लीट इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को क्लिक कर, जो नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपका होस्ट एंड डॉक्टर कन्हैया और हम देख रहे हैं अप स्टडी चैनल। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, अप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोटा के साथ, मोटिवेशनल थॉट के साथ। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पे पहुंचते हैं। दोस्तों, अपने आप पे विश्वास रखिए, 100% श्योर है आप सक्सेस होंगे ही होंगे। आराम से इजीली आप क्रैक कर जाओगे जो लाइफ असिस्टेंट है, एलएससी की एग्जाम्स होने वाली है, एएचडीपी वाली, उसे। अब चलते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो 2016 का पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। 2016 का पेपर अपन कंप्लीट सोल्व करेंगे। एग्जाम पेपर है जो होने वाला था, हो चुका है एग्जाम, जो आरएसएसएमबी द्वारा लिया गया था। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? लेखक और रचनाएं हैं, इसमें लेखक और रचनाएं हैं तो जगजीवन, जगजीवन द्वारा, लेखक है जगजीवन, इनके द्वारा अजित्योदय नामक रचना लिखी गई, तो ये सही है। सदाशिव अमर काव्य वंशावली, तो इसका आंसर होगा ये गलत है, तो इनकी ये रचना नहीं है सदाशिव की। सी ऑप्शन नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, ये भी ठीक है। तो करमचंद्र विश्वोत्तरगीत काव्यम, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका, बी ऑप्शन। सुमेलित नहीं है लेखक और रचनाओं में, ए सी और डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसकी रचनाएं ये सेम है, लेकिन सदाशिव की ये रचना नहीं है। तो इसका आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, रचना नहीं है, सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम से काश्य और स्फटित नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं राम से काश्यम और स्फटितम कम नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन आहड़, बी ऑप्शन बालाकोट, सी ऑप्शन हड़प्पा, डी ऑप्शन कालीबंगा। तो राइट आंसर है आहड़ सभ्यता से राम के से काश्यम और स्फटिकम नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजवल्लभम मंडलन का संबंध है, किससे संबंध है? मंदिर इमारतों के निर्माण से, गलत है। देवताओं की मूर्ति के निर्माण से, गलत है। निवास संबंधित इमारतों के निर्माण से, तो ये राइट है। राजपथ निर्माण से, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होने वाला सी ऑप्शन, निवास संबंधित इमारतों के निर्माण से राजवल्लभ मंडल का संबंध है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राजपूत राजा की मृत्यु बुनहानपुर में हुई थी? राजपूत राजा की बुनहानपुर में मृत्यु हुई थी। ए ऑप्शन है जसवंत सिंह, बी ऑप्शन है राय सिंह, सी ऑप्शन करण सिंह, डी ऑप्शन है अजीत सिंह। तो इसका राइट आंसर है राय सिंह की, जो राजपूत राजा था उनकी बुरहानपुर में मृत्यु हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मूछला महावीर मंदिर स्थित है? मूछला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है नाथद्वारा, बी ऑप्शन है दिलवाड़ा, सी ऑप्शन घानेराव और डी ऑप्शन है मेनाल। इसका राइट आंसर है घेनेराव में मूछला महावीर मंदिर स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खेराबाद रखा? किस दुर्ग का नाम खेराबाद रखा था? राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन सिवाना, बी ऑप्शन लोहागढ़, सी ऑप्शन रणथंबोर, डी ऑप्शन चित्तौड़गढ़। खेराबाद किसका नाम रखा गया? सिवाना दुर्ग का नाम, सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलगमेन चरित्र की रचना किसने की? जुलगमेन चरित्र की रचना किसने की? अब देखते हैं ऑप्शंस। ए है दादू, बी है राम प्रसाद, सी है रामचरण, डी है कृष्णदास पेहारी। तो राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, कृष्णदास पेहारी द्वारा जुगलमेन चरित्र की रचना की गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुगारी चित्रशैली का संबंध है? दुगारी चित्रशैली का किससे संबंध है? ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन है बीकानेर, बी ऑप्शन नाथद्वारा, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है बूंदी। तो इसका राइट आंसर है बूंदी के संबंधित है दुगारी चित्रशैली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तोरावाटी काठेड़ा राजावाटी बोली का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तोरावाटी भाषा कहां से बोली जाती है? सीकर में। तो सीकर के साइड जो भी है वो कौन सा क्षेत्र होता है? तो ए हाड़ोती, बी है ढूंढाड़ी, सी है मालवी, डी है मेवाती। इसका राइट आंसर है ढूंढाड़ भाषा बोली जाती है ढूंढाड़ी। तो ये ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। तोरावाटी काठेड़ा राजावाटी बोली की संबंधित है ढूंढाड़ी से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिगोली क्या है? डिगोली क्या है? ए ऑप्शन मारवाड़ी खेल का नाम, स्त्रियों का व्रत, आभूषण का नाम, नृत्य का नाम। तो क्या है? डिंगोली क्या है? ए ऑप्शन गलत है, इससे रिलेट नहीं करता। बी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन आभूषण नहीं है, नृत्य भी नहीं है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन क्या है? स्त्रियों का व्रत है ढिंगोली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राव जेतश्री रोछंद के रचयिता कौन है? राव जेतसी रोछंद के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन दुर्गादास, बी ऑप्शन प्रताप सिंह, सी ऑप्शन बीटू सूजा, डी ऑप्शन है कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका राइट आंसर है बीटू सूजा का जा राव जेतसी रो छंद के रचयिता है। इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है? ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है बारा, बी ऑप्शन है कोटा, सी ऑप्शन है उदयपुर, डी ऑप्शन है धौलपुर। इसका राइट आंसर है बारा में ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रताप सिंह बाहरट को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था? प्रताप सिंह बाहरट को किस षड्यंत्र के केस में जेल भेजा गया था? ए है अलीपुर षड्यंत्र, बी है बनारस षड्यंत्र, सी है लाहौर षड्यंत्र, डी है मेरठ षड्यंत्र। इसका राइट आंसर है बनास षड्यंत्र। बनारस षड्यंत्र में प्रताप सिंह बाहरट को जेल भेजा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा का
गठन किसने किया था? ए ऑप्शन है जयनारायण व्यास, बी ऑप्शन है भूप सिंह, सी ऑप्शन माणिक्य लाल वर्मा, डी ऑप्शन है सूरजमल। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारी सभा का गठन किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परोपकारी सभा की स्थापना कब हुई थी? परोपकारी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1883 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1895 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1885 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन 1883 ईस्वी में परोपकारी सभा का स्थापना हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बृहत राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? बृहत राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया था? बृहत राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया था? राइट आंसर है ए ऑप्शन जसवंत सिंह, बी ऑप्शन भीम सिंह, सी ऑप्शन भूपाल सिंह, डी ऑप्शन उदयभान सिंह। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, भीम सिंह को वृहत राजस्थान का महाराजा प्रमुख बनाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? उदयपुर में जो स्थित हिंदी विद्यापीठ है, इसकी स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है, देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। ए ऑप्शन कृपाल सिंह, बी ऑप्शन विजय सिंह, सी ऑप्शन घनश्याम दास, डी ऑप्शन है जनार्दन राय नागर। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, जनार्दन राय नागर द्वारा हिंदी विद्यापीठ जो उदयपुर में स्थित है उसकी स्थापना की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी हम आज क्वेश्चन डिस्कस करें, जो पेपर्स है आपको प्रैक्टिस के लिए आप स्टडी ऐप पे मिलेगा, तो वहां जाके आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको स्कोरिंग का पता चलेगा कि आपकी कितनी क्या स्कोरिंग है, कितना क्या रिमाइंड रहता है, और कितना क्या आपको वेटेज चाहिए, कितना क्या याद रहना चाहिए। तो आप स्टडी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहां जाके आप ये जो एग्जाम पेपर 2016 का एलएसए का असिस्टेंट पशुधन सहायक का, वहां जाके आप देख सकते हो, वहां जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? बीकानेर राज्य की ओर से मार्च अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? देखते हैं ऑप्शन की तरफ। ए बद्री प्रसाद शर्मा, बी ऑप्शन काशीनाथ ओझा, सी ऑप्शन है तेजपाल माथुर, डी ऑप्शन है दीनदयाल शर्मा। अब बात करते हैं किसने किया था। राइट आंसर है बी ऑप्शन, काशीनाथ ओझा ने बीकानेर की तरफ से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है, किसके साथ रहा है? तो ए ऑप्शन है झालावाड़ रियासत, बी ऑप्शन है मेवाड़ रियासत, सी ऑप्शन है जोधपुर रियासत, डी ऑप्शन है जयपुर रियासत। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे है? राइट आंसर है डी ऑप्शन, जयपुर रियासतों से है जेंटलमैन एग्रीमेंट का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ी, किस जिले से जुड़ी हुई है? जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है किन किन जिलों से जुड़ी हुई है? ए ऑप्शन बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, गंगानगर। तो अब देखते हैं, गंगानगर से जुड़ी हुई है अंतरराष्ट्रीय सीमा, बीकानेर से भी जुड़ी हुई है, लेकिन बाड़मेर और जालोर से जुड़ी हुई नहीं है, तो ये आंसर गलत है। देखते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। बाड़मेर से जुड़ी हुई है, बी ऑप्शन। जैसलमेर से जुड़ी हुई है,
जोधपुर से जुड़ी हुई नहीं है और बीकानेर से जुड़ी हुई है, तो ये भी आंसर गलत है। फिर देखते हैं सी ऑप्शन, गंगानगर से जुड़ी हुई है, बीकानेर से जुड़ी हुई है अंतरराष्ट्रीय सीमा, जैसलमेर से जुड़ी हुई है और बाड़मेर से भी जुड़ी हुई है, तो ये राइट आंसर है। तो सी ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। डी की तरफ देखते हैं, बाड़मेर से जुड़ी हुई है, जैसलमेर से जुड़ी हुई है और हनुमानगढ़ से नहीं जुड़ी हुई है और चूरू हनुमानगढ़ से नहीं जुड़ी। इसका राइट आंसर ये गलत है, तो इसका ऑप्शन होने वाला है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा जुड़े जिले कौन से हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इसका राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान भू क्षेत्र अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? अरावली पर्वतमाला की लंबाई आपको सबको पता है कितनी है। ए ऑप्शन है 550 किलोमीटर, बी ऑप्शन 652 किलोमीटर, सी ऑप्शन 692 किलोमीटर, डी ऑप्शन 710 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, भू क्षेत्र कितना है, 550 किलोमीटर का। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? अब भौतिक प्रदेश कौन सा पठार है उनके बारे में बात करते हैं। ए ऑप्शन है नागौर पठार, बी ऑप्शन है करौली पठार, सी ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठार और डी ऑप्शन है दक्षिणी पर्वतीय पठार। अब देखते हैं इसका राइट आंसर कौन वाला है। ऊपरमाल राजस्थान की भौतिक प्रदेश का हिस्सा कौन सा है? सी ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? ए ऑप्शन है पंचभद्रा, बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन में देखते हैं पंचभद्रा, कायलाना, बाल संबंध और राज संबंध। तो इसका राइट क्रम ये है। अब देखते हैं और ऑप्शन, कायला, बाल सागर, बाल संबंध, राज संबंध और पचभद्रा। तो ये गलत है। राज संबंध पहले आ गया तो ये पहले ही देख लीजिएगा। राज संबंध जो लास्ट में आएगा पूर्व की तरफ है, ये पूर्व की तरफ है, तो ये इसका कौन सा क्रम हो गया? पश्चिम से पूर्व की तरफ, नहीं पूर्व से पश्चिम की तरफ, ये पूर्व क्षेत्र का हो गया। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो ये भी गलत है। ये क्या पूछ रहे, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ का सही क्रम, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है। और कायला ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, पंचपदरा, कायलाना, बाल संबंध, राज संबंध। तो राइट आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान भू क्षेत्र के पूर्ण रूपेण बहने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान के भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है जो राजस्थान बहती है? ए ऑप्शन है माही, बी ऑप्शन है बनास, सी ऑप्शन है चंबल, डी ऑप्शन लूनी। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, बनास नदी है जो राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले हैं। औसत वर्षा में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता दर्शाने वाले जिले कौन से हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। ए ऑप्शन बांसवाड़ा डूंगरपुर, बी ऑप्शन जैसलमेर और बाड़मेर, अजमेर और टोंक और अलवर और भरतपुर। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन जैसलमेर और बाड़मेर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिट्टी की
लवणता व क्षारीयता को ठोस उपचार क्या है? लवणता और क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? ए ऑप्शन रॉक फॉस्फेट शोधन, यूरिया शोधन, जिप्सम शोधन, और डी ऑप्शन बेनेटोनाइट शोधन। तो राइट आंसर है जिप्सम शोधन द्वारा मिट्टी की लवणता और क्षारीयता का ठोस उपचार है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? ये मार्च 2011 में है, ठीक है। विस्तार क्या है? तो कितना है, कितना भूभाग पे वनों का विस्तार है राजस्थान में? तो देखते हैं कितना है। राइट आंसर देखते हैं 7.68%, बी ऑप्शन 9.49%, सी ऑप्शन 9.55% और डी ऑप्शन है 10.21%। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन 9.55% इसका राइट। राजस्थान के कुल क्षेत्र में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? वनों का विस्तार कितने पे है? 9.55%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक व कृषि जलवायु खंड कौन सा है? कौन सा खंड है राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादन कृषि जलवायु खंड कौन सा है? सोयाबीन का मुख्य उत्पादक खंड कौन सा है? देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, बी ऑप्शन आर्द्र शुष्क पूर्वी मैदान, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिण मैदान। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था कहां स्थापित किया गया है? कहां किया गया है? राजस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था कहां स्थापित की गई है? देखते ऑप्शन की तरफ। ए ऑप्शन सूरतगढ़, बी ऑप्शन कोलायात, सी ऑप्शन जोड़ाबीट, डी ऑप्शन रामगढ़। इसका राइट आंसर है जोड़ाबीट में केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था का स्थापन किया गया है, स्थापना की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में कितने मृगवन हैं? मृगवन कितने हैं राजस्थान में? कितने मृगवन हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 7। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? 7 मृगवन है राजस्थान में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्यों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में पहचानिए। दक्षिण से पूर्व की, दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। अब देखते हैं ए ऑप्शन की तरफ भेसा भैंसरोगढ़, ये सही है, दक्षिण की तरफ है। फिर जवाहर नगर, ये भी ठीक है। सवाई मानसिंह, ये भी ठीक है। और जमा रामगढ़, ये भी ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर का सही क्रम। अब देखते हैं आगे और ऑप्शंस की तरफ से। सवाई मानसिंह गलत है, जमारामगढ़ ये भी गलत है, बेसोया ये तो राइट में स्टार्टिंग में होगा, दक्षिण की तरफ देखना है। दक्षिणी तरफ का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर होने वाला ए ऑप्शन बेसुरागढ़, जवाहर सागर, सवाई मानसिंह और जमा रामगढ़ इसका सही क्रम है। दक्षिण से उत्तर की ओर का सही क्रम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? कितनी है देखते हैं। ए ऑप्शन 14.10 लाख हेक्टेयर, बी ऑप्शन 15.17 लाख हेक्टेयर, 16.10 लाख हेक्टेयर, 19.63 लाख हेक्टेयर। इसका राइट आंसर होने वाला 15.17 लाख हेक्टेयर, डी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मेजा बांध का निर्माण राजस्थान के किस नदी पर किया गया है? मेजा बांध है जो राजस्थान के किस नदी पर किया गया है? राजस्थान की नदियां कौन कौन सी हैं देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। ए ऑप्शन मानसी नदी, बी ऑप्शन कोठारी नदी, सी ऑप्शन खारी नदी, डी ऑप्शन पार्वती नदी। इसका राइट आंसर है कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया है राजस्थान में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2011 में भूजल सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में अपने भूजल का 100% से अधिक दोहन वाले सुपर क्रिटिकल डार्क जोन की संख्या कितनी है? 2011 के डार्क जोन कितने हैं? राइट आंसर होने वाला है देखते हैं। ए ऑप्शन 95, बी ऑप्शन 115, सी ऑप्शन 120, डी ऑप्शन 172। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन। डार्क जोन कितने हैं 2011 के अनुसार? 172 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पक्कक स्लरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरकता शक्ति दोनों को अपूरणीय क्षति पहुंचा रही है? इसका राइट आंसर देखते हैं जालोर और बाड़मेर, बी ऑप्शन अजमेर चूरू, सी ऑप्शन राजसमंद उदयपुर और डी ऑप्शन है नागौर और बीकानेर। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राजसमंद और बीकानेर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी नहर कामंड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? मूल प्रदूषण क्या है? भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? इंदिरा गांधी नहर कमांडर क्षेत्र, कमांड क्षेत्र में कौन सा है? ए ऑप्शन है मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता, बी ऑप्शन है मिट्टी की अपरदन, सी ऑप्शन विघटित जल प्रवाह, सी ऑप्शन प्रदूषित भूजल। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन है मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता के कारण भू प्रदूषण का मूल कारण है इंदिरा गांधी नहर कामंड क्षेत्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में महाराजा अग्रसेन ने सड़क मार्ग भाग है। महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग का भाग कौन सा है राजस्थान में? दिखते हैं। ए ऑप्शन एक्सप्रेस वे, सुपर नेशनल हाईवे का, नेशनल हाईवे का, मेगा हाईवे का। इसका राइट आंसर है सुपर नेशनल हाईवे का राजस्थान महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग का भाग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान से गुजरने वाली निम्नलिखित राजमार्गों में से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा था? सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा था देखते हैं। राज्य राजमार्ग संख्या 76, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, राष्ट्रीय राजमार्ग 12। अब इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित है? कोयले का एक शुद्धता के एक एक मानिए तो कहाँ है जो कोयला जहां निकाला जाता है राजस्थान में? देखते हैं। ए ऑप्शन है कुपरहड़ी, मेड़ता, सोनू। तो ये गलत है। ये कुपरहड़ी और मेड़ता में लिग्नाइट कोयला मिलता है लेकिन सोनू में नहीं मिलता है। बी ऑप्शन है पालाना, आगुचा, मेड़ता। ओनली यहाँ पे मेड़ता में मिलता है। सी ऑप्शन है कुपरहड़ी, मेड़ता, पलाना। यहाँ पे पलाना में भी मिलता है। तो इसका राइट आंसर है कुपरहड़ी, मेड़ता और पलाना। तो राइट आंसर है सी। और पलाना में मिलता है, कुपरहड़ी में मिलता है और सोनू में नहीं मिलता, सोनू में नहीं मिलता। अब इसका राइट आंसर है कुपरहड़ी, मेड़ता और पलाना। राइट आंसर है सी ऑप्शन। राजस्थान लिग्नाइट कोयले का प्रमुख जमाव कहाँ स्थित होता है? कुपरहड़ी, मेड़ता और पलाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं वेटरनरी साइंस के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो वेटरनरी साइंस के क्वेश्चन बनते हैं तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और शायद सबको अच्छी तरह प्रिपेयर भी होगा ये क्वेश्चन।
क्योंकि जो बच्चे हैं 2.5 से 3 साल का जो भी होता है AHDP का, उसमें यही जनरल नॉलेज पूछा जाता है, जनरल इंट्रोडक्शन रहता है सभी सब्जेक्ट का। तो हम देखते हैं जो वेटनरी साइंस के क्वेश्चंस की तरफ। ओस्टियोलॉजी अध्ययन है, ओस्टियोलॉजी, ये कंप्लीट आंसर यहीं से आ गया। ओस्टियो क्या है? हड्डी, लॉजी मिस अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन क्या होता है? ओस्टियोलॉजी। इसका राइट आंसर है अस्थियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं आर्थ्योलॉजी, जॉइंट्स का अध्ययन क्या कहलाता है? जोड़ों का अध्ययन आर्थ्योलॉजी। पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइलोजी। क्या है? मसल्स का अध्ययन माइलोलॉजी। अब बात करते हैं स्प्लैंकोलॉजी, स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन डिफरेंस सिम्टम, यानी कि ऑर्गन्स का अध्ययन क्या? स्प्लैंकोलॉजी। और बात करते हैं हार्ट और जो पेशियां हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। नर्वस सिस्टम का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। जो ऑर्गन और स्पेशल सेंसेशन ऑर्गन है उनका अध्ययन क्या कहलाता है? एस्थीसियोलॉजी। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स मतलब अस्थियों का अध्ययन। आर्थोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स का अध्ययन आर्थोलॉजी। माइलोजी क्या है? मसल्स का अध्ययन, जो मांसपेशियां हैं उनका अध्ययन क्या होता है? मायोलॉजी। स्प्लैंकोलॉजी क्या रहता है? विसरल ऑर्गन और डिफरेंट सिस्टम्स का अध्ययन रहता है स्प्लैंकोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या होता है? हार्ट और वेसल्स का अध्ययन एंजियोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या होता है? नर्व सिस्टम का अध्ययन न्यूरोलॉजी, नर्वस सिस्टम का अध्ययन। एस्थीसियोलॉजी क्या होता है? ऑर्गन और स्पेशल सेंसेशन ऑर्गन का अध्ययन एस्थीसियोलॉजी। तो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से हमने बात की ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है अस्थियों का अध्ययन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्थि के छिद्र के जिनसे रक्त वाहिका वो तंत्रिकाएं गुजरती है उसे क्या कहते हैं? जो हड्डियों में छिद्र होता है जहां से रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं गुजरती है। तो देखते हैं ऑप्शन की तरफ। फिशर, फोरामेन, साइनस, स्पाइन। तो राइट आंसर है फोरामेन से होकर रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं गुजरती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका का शक्ति गृह क्या कहलाता है? ए ऑप्शन राइबोसोम, बी ऑप्शन अंतःपदवी जालिका, सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन गोल्जी का। इसका राइट आंसर है कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोवंश के अंदर पशु का कशेरुकी दंड का सूत्र है? सर्वाइकल, थोरैक्सिक, लंबार, सैक्रल, कॉक्सिकल। ठीक है गाइस, अब देखते हैं कितना क्या रहता है। जो बोबाइन है उनमें कितना क्या रहता है? C7, सर्वाइकल 7, थोरैसिक कितना है? ये तो ठीक है, सर्वाइकल 7 पाई जाती है। थोरैसिक कितनी पाई जाती है? कितनी पाई जाती है? थोरैसिक 13 पाई जाती है, ये भी ठीक है। लंबार कितनी पाई जाती है? 6 से 7 है तो 6 पाई जाती है लंबार। सैक्रल कितनी पाई जाती है? सैक्रल पाई जाती है 5, ये गलत है। कॉक्सिकल कितनी पाई जाती है? कितनी पाई जाती है? 18 से 20। तो इसका आंसर होने वाला है सर्वाइकल 7, थोरैसिक 13, लंबार 6, सैक्रल 5 और कॉक्सिकल है 18 से 20। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट आंसर है। और अब बात करते हैं अनदर कोई और जो डॉग्स, हॉर्स, बोवाइन, ओवाइन और पिग में कौन कौन सी कितनी कितनी पाई जाती है। डॉग्स में पाई जाती है
डॉग्स में पाई जाती है C7 T13 लंबार 7 सैक्रल 3 कॉक्सिकल 20। हॉर्स में C7 थोरेसिक 18 लंबार 7 सैक्रल 5 कॉक्सिकल 15 से 21। बोवाइन में पाई जाती है C7 सर्वाइकल 7 थोरेसिक 13 लंबार 6 सैक्रल 5 कॉक्सिकल 18 से 20। देख लिया बोवाइन्स हैं जिनमें गोवंश में कितना कशेरुकदंड पाया जाता है, कशेरुकदंड कितना पाया जाता है, इसका डी ऑप्शन राइट है। ओवाइन में पाया जाता है C7 T13 लंबार 6 7 सैक्रल 4 कॉक्सिकल 16 से 20। पिग्स में C7 थोरेसिक 14 से 15 लंबार 6 सर्वाइकल सैक्रल 4 कॉक्सिकल 20 से 23। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अग्रपाद में नहीं पाया जाने वाली हस्ती कौन सी है? अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली हस्ती कौन सी है? अब देखते हैं अग्रपाद में क्या क्या पाया जाता है। मेटाटार्सल पाई जाती है आगे वाले पैर में, मेटाकार्पल, ह्यूमरस, स्कैपुला क्या पाई जाती है? स्कैपुला पाई जाती है, ह्यूमरस पाई जाती है, मेटाकार्पल पाई जाती है, लेकिन मेटाटार्सल नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर है मेटाटार्सल पहले पिछले पैर में पाई जाती है, अग्रपाद में नहीं पाई जाती। इसका राइट। अब देखते हैं स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फेलेंक्स, ये हड्डियां आगे वाले पैर में पाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही कथन है, राइट कथन कौन सा है? दोनों फेफड़ों में बराबर पल्लिकाएं होती हैं, तो गलत है। बराबर पल्लिकाएं नहीं होती हैं। दोनों फेफड़ों का आकार बराबर होता है, दोनों फेफड़ों का आकार बराबर नहीं होता है। बायां फेफड़ा बड़ा होता है, दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है। तो सी ऑप्शन है, बायां फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है। तो ये राइट आंसर है। तो ये राइट है। अब देखते दाएं फेफड़े की तुलना में बायां फेफड़ा बड़ा है, तो इसका राइट आंसर है, सही कथन कौन सा है? बायां फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंधार या टेंडन जोड़ते हैं, ये किसे जोड़ते हैं? कंधार टेंडन किसे जोड़ते हैं? मांसपेशियां और हस्तियों को टेंडन जोड़ते हैं। तो राइट आंसर है मांसपेशियां से अस्थि को जोड़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से शरीर का पाचन तंत्र का भाग नहीं है? गुदा है, ग्रसनी है, प्लीहा और मुंह है। तो राइट आंसर होने वाला है पाचन तंत्र का भाग प्लीहा नहीं है। इसोफेगस, रूमन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और गुर्दा हो, एनएस है ये वाला भाग। माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, रूमन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूत्र में हीमोग्लोबिन में उपस्थिति कहलाती है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति क्या कहलाती है? इसी से कंप्लीट हो गया। हीमो प्लस यूरिया, मूत्र क्या कहते हैं? यूरिया, हीमोग्लोबिनो यूरिया। तो अब देखते हैं हीमोग्लोबिनो यूरिया। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, हीमो प्लस हीमोग्लोबिनो यूरिया। मूत्र में हीमो क्या है? हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिनो यूरिया, यूरिया हो गया मूत्र। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, मूत्र में हीमोग्लोबिन की स्थिति हीमोग्लोबिनो यूरिया। पाई यूरिया क्या है?
पाई यूरिया होता है, पाई होता है पश्मित व्हाइट मवाद के रूप में, तो WBC होती है, या पस की उपस्थिति यूरिया में, मूत्र में पस की उपस्थिति या व्हाइट डिस्चार्ज सफेद सफेद होता है यूरिया में से पाई यूरिया बोलते हैं। हेमिचू यूरिया क्या होता है? हेमिचो यूरिया होता है, हेमी क्या होता है? हेमी का मतलब होता है ब्लड, चूरिया का मतलब यूरिया का होता है हेमी चूरिया होता है ब्लड की उपस्थिति, यूरिन में ब्लड की उपस्थिति। हीमोलाइसिस, हीमो मिस होता है ब्लड, लाइसिस टूटना, यानी कि जो रेड ब्लड सेल है उनका टूटना हीमोलाइसिस होता है। अब देखते हैं हम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट मैंने बताया। हीमो तो यूरिया होता है ब्लड में यूरिन की उपस्थिति, पाई यूरिया होता है व्हाइट ब्लड सेल्स की उपस्थिति, पस सेल की उपस्थिति। पस सेल किसे बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। या पी वाई का होता है, पी वाई का होता है मतलब पश, तो पस की उपस्थिति यूरिया में। हीमोलाइसिस, हीमो मिस होता है ब्लड, लाइसिस होता है टूटना। हीमो, हीमो रेड ब्लड सेल होती है उनका लाइसिस टूटना, रेड ब्लड सेल का टूटना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त का पीएच सामान्य कितना होता है? रक्त का पीएच आपको सबको पता है, डी ऑप्शन 7.4 होता है रक्त का पीएच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेफ्रॉन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? किडनी की क्या है? किडनी की संरचनात्मक क्रिया, नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो इसका वृक्क हो गया, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फेफड़ों की कुप्पिका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मादा के ताव या हीट में आने पे अधिक सक्रियता प्रभावित होने वाला हार्मोन क्या है? जब फीमेल हीट में आती है तब कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है या प्रभावशाली होता है? तो कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन, सी ऑप्शन है एस्ट्रोजन। जब भी फीमेल हीट में आती है तब एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक सक्रिय प्रभावशील होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बकरी में यौनारंभ पुबर्टी की अनुमानित आयु क्या है? बकरी में अनुमानित आयु क्या है? जो बकरी में पुबर्टी आती है किस आयु में होता है? ये 4 से 12 माह की आयु में पुबर्टी आती है, यौनारंभ शुरू हो जाता है। और बात करें बुल में कितना रहता है? बुल में 6 से 18 मंथ। घोड़ी में कितना होता है? 12 से 24 मंथ। बोर में कितना आता है? 4 से 8 मंथ। रैम और बक में कितना आता है? 4 से 12 मंथ। और डॉग में 6 से 15 मंथ। तो बुल किसे बोलते हैं? जो नॉन कैस्ट्रेटेड फीमेल ऑक्सिया बुल बोवाइन में होता है। स्टेलियन किसे बोलते हैं? स्टेलियन बोलते हैं हॉर्स और स्टोलियन। स्टेलियन क्या होता है? 12 से 24 मंथ। बोर क्या है? 4 से, ये हो गया फीमेल, फीमेल हॉर्स, फीमेल क्या है ये? पिग, रैम एंड बक, इनमें 4 से 12 मंथ। डॉग है 6 से 15 मंथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य चक्र या स्ट्रेस साइकिल को बांटा जाता है, कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। कौन कौन से हैं? एनिस्ट्रस, प्रोस्ट्रस, स्ट्रस, डाइस्ट्रस, मेटास्ट्रस। कौन हो गया? पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। और हीट में कब देखा था?
ईस्ट्रस में क्या किया जाता है, ईस्ट्रस फेज में जब ओवुलेशन होता है तब ईआई की जाती है ईस्ट्रस फेज में। अब बात करते हैं ईस्ट्रस कितने दिन का होता है। ईस्ट्रस मध्य चक्र कौन कौन से में कितना, काऊ में 21 दिन का है, बफेलो में 17 से 24 दिन का होता है, बकरी में 19 दिन का होता है, भेड़ में 17 दिन का होता है, ऊंट में 28 दिन का होता है, मेर में 21 दिन का होता है, शाऊ में 21 दिन का होता है, और कुतिया में 6 से 7 मंथ का होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंसुलिन का स्त्रावण होता है, इंसुलिन का स्त्रावण कहां होता है, कहां होता है इंसुलिन का स्त्रावण। राइट आंसर है अग्नाशय में इंसुलिन का स्त्रावण होता है। अब बात करते हैं, अग्नाशय में तो इंसुलिन का स्त्रावण हो गया, लेकिन अन्य और ऑर्गन है तो उनसे कौन सा हो गया, तो देखते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड है, अधिवृक्क है, इससे एल्डोस्टेरोन कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का स्त्रावण होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि है, एडिडायरेटिक हार्मोन वेसोप्रीन, एडिकोर्टिकोस्ट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, ग्रोथ हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ल्यूटिनाइन हार्मोन का, एलएच हार्मोन का भी पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। कूप उत्तेजक फोलिकुलर स्टिमुलेटन हार्मोन का स्थापन कहां से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन का भी हार्मोन का स्त्रावण पिट्यूटरी, प्रोलैक्टिन का हार्मोन का स्त्रावण पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड उत्तेजक हार्मोन जो थायरोक्सिन स्टिमुलेशन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन आता है, उसका भी स्त्रावण पिट्यूटरी ग्रंथि। जो किडनी होती है, गुर्दे होते हैं, उनसे रेनिन और एंजियोटेंसिन और एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन का स्त्रावण होता है। अग्नाशय ग्लूकागोन और इंसुलिन का स्त्रावण होता है। जो अंडाशय है, ओवेरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का स्त्रावण होता है। पैराथायराइड ग्रंथि से हार्मोन को पैराथायरॉक्सिन हार्मोन पीटीएच का उत्करण स्त्रावण होता है। थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन, आदिवृक्क से एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। जो वृषण है, अंडकोश है, उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन का स्त्रावण होता है। हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, उसका स्त्रावण होता है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्त्रावण कहां से होता है, हाइपोथैलेमस से। गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्त्रावण कहां से होता है, हाइपोथैलेमस से। कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का स्त्रावण होता है थाइमस से, हाइपोथैलेमस से। अब थाइमस से हार्मोन ह्यूमरल फैक्टर्स का स्त्रावण होता है थाइमस से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 100% है। कौन सा स्त्रावण होता है, जो हमने डार्क ब्लू कलर किया है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गर्भकाल के दौरान कौन से हार्मोन की अधिकता होती है और कौन सा हार्मोन कम होता है। गर्भकाल के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होता है। लेकिन जब हीट में रहता है तब एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम रहता है। तो अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन दोनों के न्यूनतम होता है, गलत है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों स्तर समान होता है, गलत है। एस्ट्रोजन का स्तर अधिक होता है जब प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होता है। ये होता है हीट में होता है ये वाला। लेकिन गर्भकाल में एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है और प्रोजेस्टेरोन का स्तर अधिक होता है। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में भारत में कुल ऊंटों का प्रतिशत कितना है। 2012 के अनुसार ऊंटों का कितना परसेंट था, राइट आंसर है 82% था ऊंटों की संख्या। जो 20वीं जनगणना 2019 में हुई है उसमें इनकी संख्या घट चुकी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। देखते हैं कौन कौन से। 2019 में जनगणना के अनुसार 2019 में पशुधन 53 करोड़ 57 लाख है। 2019 में भारत देश का कुल पशुधन कितना है, 53 करोड़ 57 लाख है। गोवंश की बात करें राजस्थान में तो 1 करोड़ 39 लाख है
गोवंश। भैंसों की बात करें 1,37,00,000 हैं भैंसे राजस्थान में। भेड़ की बात तो 79 लाख हैं भेड़े। घोड़े कितने हैं? 3.4 लाख। 3,40,000 हैं घोड़े राजस्थान में। ऊंटों की संख्या पहले 2012 में कितनी थी? 3,20,000 थी, लेकिन 2019 की जो 20वीं जनगणना है उसमें 2,13,000 रह गई। अब राजस्थान की बात है, राजस्थान में 5.68 करोड़ पशुधन है जो भारत में दूसरे स्थान पे आता है। सबसे ज्यादा पशु जो भी है पशु गणना में जो पशु हैं, जो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे हैं और राजस्थान सेकंड नंबर पे आता है। ये करंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। 2012 का डेटा, 2012 में तो हुई थी 19वीं जनगणना, लेकिन हाल ही में। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, पशु जनगणना कब होती है? हर 5 साल के बाद में पशु जनगणना होती है। हाल ही में 2019 में हुई थी, तो अब होने वाली है 2024-25 के समथिंग ये पशु जनगणना होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी कार्य को करने को दिखाने को कहते हैं प्रदर्शन। क्या होता है? दिखाना। प्रदर्शन होता है किसी को। संपर्क, अभियान, जुलूस, प्रदर्शन। राइट आंसर है प्रदर्शन। किसी भी कार्य को करने और दिखाने को कहते हैं प्रदर्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कहां लगता है? कौन सा है? राइट आंसर है बी ऑप्शन, पुष्कर पशु मेला। अब और बात करें राजस्थान में कौन कौन से पशु मेले लगते हैं और कहां कहां लगते हैं। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला परबत नागौर में लगता है। रामदेवरा पशु मेला मानासर नागौर में लगता है। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, जो मावली नस्ल से संबंधित है। यह पशु मेला मेला हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? गोमती सागर पशु मेला, जो झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला कौन सा है? ये झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, मालवी नस्ल के ही लिए ही लगता है। पुष्कर पशु मेला है जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, वो पुष्कर अजमेर में लगता है और कब आयोजित किया जाए? कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है। अब बात करें अजमेर में गिर नस्ल सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी? गाय की गिर नस्ल। जो गिर नस्ल क्या होता है? लीफ लाइक हेयर होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं। गोगामेडी पशु मेला क्या है? नोहर हनुमानगढ़ में हरियाणवी नस्ल के लिए संबंधित है। राजस्थान से सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। राजस्थान के सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है? गोगामेडी पशु मेला, जो नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। शिवरात्रि पशु मेला है, करौली हरियाणवी नस्ल के लिए संबंधित है। जसवंत प्रदर्शनी वो पशु मेला का आयोजन अश्विन माह में होता है, हरियाणवी नस्ल के लिए होता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है, थार पारकर के लिए लगता है। थार पारकर और कांकरेज नस्ल के लिए लगता है, जो गाय की नस्ल है। बहरोड पशु मेला बहरोड अलौर में लगता है, जो मुर्रा भैंस के व्यापार के लिए लगता है। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला सांचौर जालोर में लगता है। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालोर में लगता है, जो रानीवाड़ा राज्य में सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है। सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी क्या है? रानीवाड़ा राज्य, रानीवाड़ा में। रानीवाड़ा कहाँ है? जालोर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कहाँ है? रानीवाड़ा, राजस्थान के जालोर जिले में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रवण साधन है, ओनली सुनने के लिए है। देखने और सुनने के लिए टेलीविजन हो गया, देखने सुनने के लिए सिनेमा हो गया। रेडियो जो ओनली सुनने के लिए है, तो इसका राइट आंसर है रेडियो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री कहलाती है, क्या कहलाती है? लीफलेट। तो राइट आंसर है लीफलेट, ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसार शिक्षण का चरण होते हैं। प्रसार शिक्षण का
चरण कितने होते हैं? राइट आंसर है 6 चरण होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कार्य का योजना का सफलता के लिए आवश्यक है। किसी कार्य की सफलता के लिए आवश्यकता क्या है? व्यापार प्रसार सही है। जन सहभागीदारी, अगर लोगों की भागीदारी रहेगी तो वो कोई जो सफलतापूर्वक चलेगी। व्यापार प्रसार सही है दोनों। व्यापार प्रसार और जन भागीदारी, तो ये दोनों सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, व्यापार प्रसार व जन भागीदारी से किसी भी योजना को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पशु जनगणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गोवंश है। 2012 के अनुसार कहां है? सबसे ज्यादा उदयपुर में है। उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा गोवंश पाया जाता है, सबसे ज्यादा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह रोग जो नर और मादा दोनों पशुओं में होता है। नर और मादा दोनों में, मेस्टाइटिस ओनली फीमेल होता है, ब्रूसिलोसिस दोनों में हो सकता है। मिल्क फीवर, कीटोसिस ये ओनली जब प्रेग्नेंट जो पार्चुलेशन के बाद कीटोसिस होता है। मिल्क फीवर भी जो मिल्किंग फीमेल होती है, जो कैटल्स होती है, उनमें होता है मिल्क फीवर। मेस्टाइटिस भी जो फीमेल में होता है। अब बात करते हैं मेस्टाइटिस के बारे में। मेस्टाइटिस एक तरीके से जो एनिमल्स होता है, स्तन उत्तक होते हैं, उनमें सूजन और नलिकाओं में, स्तन नलिकाओं में संक्रमण का कारण होता है। ब्रूसिलोसिस के बारे में बात करते हैं, एक जूनोटिक डिजीज है जो संक्रमण डिजीज है, किसमें भी फैल सकती है, मेल से फीमेल तक जा सकती है। मिल्क फीवर या जवर, मिल्क ज्वर क्या है? दुग्ध ज्वर शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, मिल्क फीवर। कीटोसिस क्या है? कीटोन बॉडी की असामान्य वृद्धि के कारण होता है कीटोसिस। तो इसका राइट आंसर है ब्रूसिलोसिस। मेल और फीमेल दोनों में फैल सकता है। अब दोबारा रिपीट करते हैं। ब्रूसिलोसिस हो गया, ब्रूसिलो एक जूनोटिक डिजीज है, कोई भी बीमारी का संक्रमण या संक्रमण होता है। मेस्टाइटिस के बारे में, मेस्टाइटिस स्तन उत्तक में होता है, जो सामान्य सूजन होती है जो स्तन में और स्तन नलिकाएं होती है, उनमें संक्रमण के कारण मेस्टाइटिस होता है। मिल्क फीवर की बात करते हैं, दुग्ध ज्वर या मिल्क फीवर के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण होता है ये मिल्क फीवर, जो दूध देने वाली जो पार्चुलेशन के बाद में ज्यादातर केटल्स में पाया जाता है मिल्क फीवर। कीटोसिस के बाद में, कीटोसिस कीटोन बॉडी की असामान्य वृद्धि के कारण होता है कीटोसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह संक्रामक रोग जो किसी छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में विशेष तरीके से फैलता है, कौन सा है? राइट आंसर है एंडेमिक रोग। एंडेमिक रोग है जो विशेष क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में पशु की बड़ी संख्या में फैलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिंजिवाइटिस क्या है? जिंजिवाइटिस क्या है? जिंजिवाइटिस क्या है? जबड़ों का। जिंजिवाइटिस क्या है? जिंजिवाइट का मतलब क्या है? जबड़े और जबड़ों के संबंधित रोग है, जिसका कान के संबंधित, मसूड़ों के संबंधित, जीभ के संबंधित, आंख के संबंधित। इसका राइट आंसर है मसूड़ों क्या है में सूजन आ जाती है के कारण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट व वाष्पीकरण वसी अम्ल का चयापचय मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी में पैदा होने वाला रोग क्या है? राइट आंसर है कीटोसिस। अभी बात कीटोन बॉडी की असामान्यता वृद्धि के कारण। तो मेटाबॉलिज्म चयापचय रोग कौन सा है? गड़बड़ी कारण कार्बोहाइड्रेट और वाष्पीकरण वसी अम्ल का गड़बड़ी पैदा होने का कारण क्या है? कीटोसिस। मिल्क फीवर क्या है? शरीर में कैल्शियम की कमी। एनीमिया क्या है? ब्लड की कमी। पाइका क्या है? फास्फोरस की कमी, जिससे पाइका के कारण कोई भी एनिमल है जो नहीं खाने वाली चीज, गोबर, कपड़ा, चमड़ा, प्लास्टिक या दीवार को चाटना स्टार्ट कर देता है, इसके लक्षण है।
तो राइट आंसर क्या है, कीटोसिस जो कीटोनोलॉजी की असामान्यता वृद्धि के कारण होता है, कार्बोहाइड्रेट वाष्पीकरण अम्ल की मेटाबॉलिज्म के कारण। कीटोसिस मिल्क फीवर होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी, एनीमिया होता है खून की कमी, पाइका होता है फास्फोरस की कमी, और गोबर कपड़ा चमड़ा प्लास्टिक और दीवार को चाटना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक मुंह व गुर्दा में रक्त स्त्रावण विशेष किसके लक्षण है? ये होता है एंथ्रेक्स के। नाक मुंह गुर्दा से रक्त का स्त्रावण, रक्त का आना, ये एंथ्रेक्स के लक्षण है। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन एंथ्रेक्स का। अब बात करते हैं टिटेनस क्या होता है। टिटेनस में जबड़ों में जकड़न होता है, जबड़े बंद हो जाते हैं, मांसपेशियों में ऐठन आ जाती है। इसका लक्षण क्या है टिटेनस का? जबड़ों में जकड़न और मांसपेशियों में ऐठन। लंगड़ा बुखार क्या होता है? लंगड़ा बुखार होता है तेज बुखार हो जाता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से 160 डिग्री है, और पिछली टांगों के ऊपरी हिस्सों में सूजन आ जाती है, जिसे पशु लंगड़ा के चलता है। गलघोटू क्या है? गले में एक तरीके से खरखराहट और मुंह में लार आना, मुंह से लार गिरना। पशु में तेज बुखार भी आती है गलघोटू में, और सबसे इंपॉर्टेंट है सांस लेने में गरगराहट की आवाज आती है और मुंह से लार गिरने लग जाती है। एंथ्रेक्स क्या है? अभी हमने डिस्कस किया एंथ्रेक्स क्या है। नाक पेशाब व रास्ते अम्ल द्वार में खून का बहना, मुंह नाक मुंह और खून गुदा से रक्त का आना। टिटनेस क्या है? जबड़ों में जकड़न, जबड़ा मांसपेशियों में ऐठन। लंगड़ा बुखार क्या है? तेज बुखार, तापमान के 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से 160 डिग्री, पिछली टांगों में और अगली टांगों के ऊपरी हिस्सों में क्या होता है? सूजन आ जाती है और उसे पशु लंगड़ा के चलता है। गलघोटू क्या है? गले को घोटने वाला रोग। इससे क्या होता है? सांस लेने में गरगराहट की आवाज होती है, मुंह में लार गिरना स्टार्ट हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लंगड़ा बुखार रोग का कारक है। लंगड़ा बुखार उसका रोग का कारक कौन सा है? कौन सा बैक्टीरिया है? क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम चुबे वाइक, चुबे वाइक इसका लंगड़ा बुखार का रोग कारक कौन सा? कौन सा बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम चुबे वाइक है इसका रोग कारक। अब बात करते हैं जो लंगड़ा बुखार है उसका क्लोस्ट्रीडियम चुबे वाइक हो गया, इसका राइट आंसर लंगड़ा बुखार का ये तो हो गया। लेकिन इसके आसपास नियर इर्द गिर्द बनने वाला टिटेनस के का कौन सा है? टिटेनस रोग है उसका कारक कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टाइटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टाइटेनी है टिटेनस का। टिटेनस का कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। अब बात करते हैं गलघोटू क्या क्या है? गलघोटू का पायसुरेला मोलोसिडा। गलघोटू का रोग कारक क्या है? पायसुरेला पायसुरेला मालासिडा, मालासिडा पायसुरेला मालासिडा। अब बात करते हैं ब्रुसिला एबोर्टस। ब्रुसिला एबोर्टस किसका है? ब्रुसिला एबोर्टस जो ब्रुसिलस बीमारी है, ब्रोसिलोसिस, उसका रोग कारक है। ये ब्रुसिला रोग कारक अलग अलग जाति में अलग अलग, जैसे मवेशियों में जो गाय भैंस है ब्रुसिला एबार्टस के कारण ब्रुसिलोसिस होता है रोकार। बकरी में ब्रुसिला मेलिटेनिसिस के कारण होता है। सूर में ब्रुसिला सुइस के कारण होता है। आप देख सकते हो लंगड़ा बुखार का कारक कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम चुवेवाइक। टिटनेस रोग का क्लोस्ट्रीडियम टाइटेनी। गलघोटू रोग का पायसुरेला मल्टीसीडा। और माल्ट बुखार है या ब्रुसिलोसिस को क्या कौन सा है? मवेशी में ब्रुसिला एस्बार्टस और बकरी में ब्रुसिला मेलिटेनिन्स और सुअर में ब्रुसिला सुइस। अब देख लीजिएगा क्या रहता है एस्बार्टस क्या होता है? एस्बार्टस से याद है मवेशियों में जो भी होता है ब्रुसिला, तो एस्बार्टस ज्यादातर ब्रुसिला यही पूछा जाता है। जो ब्रुसिला एस्बार्टस किसका रोग कारक है? कौन से मवेशियों में कौन सा माल्ट बुखार ब्रुसिलस रोग का रोग कारक क्या है? एस्बार्टस ब्रुसिला एस्बार्टस। बकरी में ब्रुसिला मेलिटेनिस और सुअर का सुइस। सुइस से याद रह गया, सुइस से सुअर का याद रह गया, सू से सुइस। ब्रुसिला सुइस किसका है? सुअर का। और मेलेटिनिन टेनिन का क्या होता है? ब्रुसिला मेनिटेनिन मेनिटेनिस का क्या होता है? बकरी में।
और बुर्सिला एस्पार्टस होता है मवेशियों में, जो भी है मवेशी, गाय भैंस में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया के लक्षण है। हाइड्रो मिस होता है जल, फोबिया मिस होता है डर। हाइड्रोफोबिया जल से डर कौन सी बीमारी में होता है? राइट आंसर है रेबीज बीमारी में का मुख्य लक्षण है हाइड्रोफोबिया। अब बात करते हैं एनाप्लाज्मोसिस के बारे में। एनाप्लाज्मोसिस रोग है, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन क्या रहता है? हल्की पीली और सफेद पीली हो जाती है। ठीक है। क्राउन फॉक्स, काउ फॉक्स है जो खुरपक्का मुंह पक्का है, उसमें मुंह पे काउ फॉक्स में क्या रहता है? पैर के खुर तथा मुंह में छाले हो जाते हैं। पशु लंगड़ाकर वह मुंह में लगातार लार टपकती रहती है। ये लंगड़ा बुखार का भी है। लंगड़ा बुखार में भी यही होता है, पशु लंगड़ा के चलता है, मुंह में लार टपकने लग जाती है। लेकिन स्पेसिफिक काउ पॉक्स का क्या है? पैर और मुंह में छाले हो जाते हैं, पैरों के खुर से और मुंह में छाले हो जाते हैं। उसके बाद पशु माता के बात करें, पशु माता में क्या होता है? पशु में जवर हो जाता है, अतिसार होता है, मुंह से लार टपकती है। ये इसके लक्षण है। अब चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रक्त परजीवी रोग नहीं है। रक्त परजीवी रोग कौन सा है? इसमें देखते हैं साल्मोनेलोसिस रक्त परजीवी रोग नहीं है, साल्मोनेला के द्वारा होता है साल्मोनेलोसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसपास की पेशियों में रक्त वाहिकों की क्षति के कारण होने वाला फ्रैक्चर क्या होता है? क्या होता है? राइट आंसर है आसपास और कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर होता है कौन सा? जो पेशियों और रक्त वाहिकाओं की क्षति भी होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑटोक्लेव का क्या सिद्धांत है? ऑटोक्लेव में क्या होता है? उच्च दाब वाष्प होता है ऑटोक्लेव में। तो देखते हैं राइट आंसर है सी ऑप्शन, उच्च दाब वाष्प। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिग्लोलोकेशन क्या है? लिग्लोलोकेशन क्या है? लिग्लोलोकेशन एक निश्चेतक है। राइट आंसर है डी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अन्न अवशोषण सीवन पदार्थ नहीं है। अन्न अवशोषण सीवन पदार्थ नहीं है, तो अन्न अवशोषण सीवन पदार्थ कौन सा नहीं है? राइट आंसर है केटगट है जो अन्न अवशोषण सीवन पदार्थ नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बछड़ों में निष्कासन हेतु उपयुक्त आयु है। एज ऑफ डिबगिंग के लिए कौन सी आयु ठीक है? काफ में 4 से 10 दिन की आयु। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रोकर कैनुला का उपकरण का उपयोग प्राय किस उपचार के लिए किया जाता है? कैनुला क्या क्या है? छेद के लिए किया जाता है जब आफरा होता है। ट्रोकर कैनुला का, तो इसका है ऑप्शन बी ऑप्शन, आफरे में उपयोग लिया जाता है ट्रोकर कैनुला का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोकिंग का अभिप्राय क्या है? डोकिंग क्या होता है? पूंछ को काटना। और डीहोर्निंग क्या होता है? सींग को काटना। तो राइट आंसर क्या? डोकिंग क्या होता है? पूंछ को काटना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोली या तीव्र नोक वाले हथियारों से होने वाला घाव क्या है? जो घाव लगते हैं चाकू या इसी तरह, तो लेकिन गोली व तीव्र नोक वाले हथियारों का घाव क्या होता है? बोधित घाव। बोधित घाव होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाने में सामान्य क्रूड फाइबर होता है। दाने में कितना क्रूड फाइबर होता है? 18% से कम होता है। ए ऑप्शन इसका राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही कथन है दाने में क्रूड फाइबर 18 से कम होता है, लेकिन टीडीएन 60 से अधिक से 60 से कम होता है, तो ये गलत है। दाने में क्रूड फाइबर 18 से अधिक व टीडीएन भी अधिक होता है। चारे में क्रूड फाइबर 18% से कम
लेकिन TDN अधिक होता है, ये भी गलत है। चारे में क्रूड फाइबर 18% से अधिक होता है लेकिन TDN 60% से कम होता है, तो ये राइट आंसर है। तो डी ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 ग्राम वसा में पूर्ण ऑक्सीकरण के उत्पन्न कैलोरी कितना होता है? कितनी कैलोरी होती है? राइट आंसर है 9.3 किलो कैलोरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक TDN टोटल डाइजेशन न्यूट्रिएंट की वाली पत्तियां कौन सी है? TDN कौन सा होता है? टोटल सबूल की पत्तियों में सर्वाधिक TDN वाली पत्तियां होती है। टोटल डाइजेशन न्यूट्रिशन वाली पत्तियां होती है सबूल की पत्तियों में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हे बनाने के लिए HAY, हे बनाने के लिए, हे और साइलेज बनाने के लिए, लेकिन हे बनाने के लिए सूखे हरे चारे में नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी से अधिक नहीं? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो अच्छा हे नहीं बनेगा। तो इसमें सूखे हरे चारे में नमी की मात्रा 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छे साइलेज में हरे चारे में पोषण मानक संरक्षित होता है। कितना होता है? 85% होता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार के लिए कितना जाने वाला पोषण आहार कितना होता है? 100 किलो पर कितना पोषण आहार दिया जाता है? राइट आंसर है बी ऑप्शन 3 kg पर 100 किलोग्राम। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, लेकिन गाय को कितना 2.5 kg पर 100 ग्राम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्च और अन्य कार्बोहाइड्रेट का प्रभाव डालने वाले एंजाइम कौन सा है? राइट आंसर है एमाइलेज। क्या है? एमाइलेज है, जो स्टार्च और अन्य कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव डालने वाला एंजाइम है। तो राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पशुशाला की सफाई के लिए फॉर्मेलिन का कितना प्रतिशत घोष या डोज काम में लिया जाता है? कितना काम में लिया जाता है? फॉर्मेलिन कितनी काम में लिया जाता है? 2 से 5%। 2 से 5%। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीप लीटर पद्धति में कितनी मुर्गियों को एक साथ रख सकते हैं? डीप लीटर पद्धति में एक साथ कितनी मुर्गियों को रख सकते हैं? 250 मुर्गियों को। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 से 7 दिन के चूजों को कौन सा टीकाकरण किया जाता है? 5 से 7 जो है चिकन है उनको कौन सा टीका दिया जाता है? राइट आंसर है रानी खेत डिजीज का टीका दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बछड़ों में रासायनिक विधि से सींगों का रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? कास्टिक सोडा काम में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है कास्टिक सोडा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गायों में गलघोटू का टीकाकरण कब किया जाता है? गायों में गलघोटू का टीकाकरण कब होता है? मई जून में ज्यादा फैलता है, तो मई जून में इसका टीकाकरण किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरोइंग क्या है? एक्ट ऑफ पार्चुलेशन होता है जो जन्म देता है। एक्ट ऑफ पार्चुलेशन, उसके फरोइंग किसमें होता है? फरोइंग होता है शो में। कौन में? सुअर में ब्याने की प्रक्रिया होती है फैरोइंग। अब बात करते हैं काउ में क्या होता है? काविंग। बफेलो और काउ में क्या होता है? काविंग। और कैमल में भी होता है काविंग। लेकिन गोट में किडिंग होता है, सीप में लैम्बिंग होता है, मेर में जो होता है स्टेलियन, और मेर जो मेर होता है फीमेल हॉर्स होता है उसमें क्या होता है? फोलिंग। और शाउ में जो सुअर होता है उसमें फैरोइंग, और बीच में होता है विपिंग। तो यहां से भी एक इजीली एक क्वेश्चन आपका बनने वाला है, 100% है।
तो आप ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की सबसे महीन ऊर्जा वाली भेड़ नस्ल कौन सी है? सबसे महीन ऊन वाली भेड़ नस्ल कौन सी है? डी ऑप्शन चोखला भेड़ है जो सबसे महीन ऊन वाली भेड़ है। और अब भेड़ों की नस्ल के बारे में बात करें, नाली, मगरा, पुंगल, चोखला, जैसलमेरी, मारवाड़ी, सोनाड़ी, देसिया, खोरिया, मालपुरिया, बागड़ी, बरवाड़िया, नाल, काफी, ये राजस्थान की भेड़ें हैं जो नस्ल है जो राजस्थान में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंट में प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता रहती है? ऊंट में प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता रहती है? राइट आंसर है 20 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गायों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गायों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 60 होती है। लेकिन वही बात कर रहे हैं स्वाम बफेलो और रिवर बफेलो में क्या रहता है? 48 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन रिवर बफेलो में 50 रहता है। घोड़ों में क्या रहता है? 64 होता है, सुअर में 38 होता है, मुर्गी में 78 होता है, कुत्तों में 78 होता है, खरगोश में 44 रहता है। तो आप ये देख लीजिएगा, गाय में 60, जो दलदल भैंस होती है स्वाम बफेलो में होता है 48, रिवर बफेलो में होता है 50, घोड़ों में 64, सुअर में 38, मुर्गी में 78, कुत्तों में 78, खरगोश में 44। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है? समसूत्री विभाजन में 6 अवस्थाएं होती है। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुवांशिकी का पिता किसे था? अनुवांशिकी जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। सगे भाई बहनों में प्रजनन निम्न होता है। ये होता है क्लोज प्रजनन होता है सगे भाई बहनों में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी प्रजनन पद्धति से नई नस्ल पैदा की जाती है? कौन सी पद्धति से क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा नई नस्ल पैदा की जाती है? ग्रेडिंग कब से क्या होता है? ग्रेडिंग कब से ब्रीड को सुधारा जाता है। और आउट क्रॉसिंग से क्या होता है? ये दो डिफरेंट ब्रीड्स के अंदर क्रॉसिंग किया जाता है। इन ब्रीडिंग क्या होता है? रिलेटिव एनिमल होते हैं उनमें क्रॉसिंग की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेरिटेबिलिटी का चिन्ह क्या है? हेरिटेबिलिटी का चिन्ह H2 से डिनोट किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरएनए में यूरेसिल किस नाइट्रोजन बेस की स्थान पे आता है? आरएनए में यूरेसिल किस के स्थान पे आता है? राइट आंसर है थाइमीन के स्थान पे आता है यूरेसिल। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? डीएनए का मॉडल वॉटसन और क्रिक ने दिया था। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टी आकार का गर्भाशय किस मादा में पाया जाता है? टी आकार का गर्भाशय घोड़ी में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसमें क्लोस्ट्रिडियन प्रकार का जट पाया जाता है? क्लोस्ट्रिडियन प्रकार जट किसमें पाया जाता है? राइट आंसर है घोड़ी में क्लोस्ट्रिडियन प्रकार का जट पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह मादा जो कभी गर्भान्वित नहीं होती है वो क्या कहलाती है? नल्ली पेरा कहलाती है। नल्ली पेरा कभी गर्भान्वित नहीं होती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गायों में बैगस डिजीज को कहते हैं। गायों में बैगस डिजीज को ब्रूसिलोसिस कहते हैं। ब्रूसिलोसिस कहते हैं बैगस डिजीज को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉग सिटिंग डिस्टोकिया को हम कहते हैं। डॉग सिटिंग डिस्टोकिया को क्या कहते हैं? सिर का आगे वाले पैरों के बीच में आ जाना, अग्रपादों का पीछे की तरफ आना, अग्रपादों का आगे की तरफ आना क्या कहता है? राइट आंसर है अग्रपादों का आगे की तरफ आना। डॉग सिटिंग डिस्टोकिया में हम क्या देखते हैं? अग्रपाद आगे की तरफ आ जाते हैं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्पस ल्यूट्रियम
को स्त्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित हुआ है। कुछ देर पहले हमने देखा कौन कौन से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य चक्र में सबसे लंबी अवस्था होती है। मध्य चक्र में सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? डाइस्ट्रस होती है। डाइस्ट्रस होती है मध्य चक्र में सबसे लंबी अवस्था होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मनीस्ट्रास में कितनी सीमन की मात्रा होती है? इसका होता है 0.25 ml होती है। राइट आंसर है ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औषधियों के स्रोत एक पहचानने के अध्ययन में किया जाने वाला उसे क्या कहते हैं? फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी होता है उसे औषधि के स्रोत के पहचानने के लिए अध्ययन के लिए फार्माकोग्नोसी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपचार पर्ची में BID का अर्थ होता है BID का अर्थ होता है दिन में 2 बार। दिन में 2 बार। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औषधियों को लार स्त्रावण को बढ़ाने को कहते हैं साइलोगोगस। औषधियों में लार स्त्रावण को बढ़ाने को कहते हैं साइलोगोगस। तो डी आंसर इसका राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपचार पर्ची में किस भाग में यह निर्देश किया जाता है कि औषधि कब और कैसे लेनी चाहिए? राइट आंसर है सिग्नेचर भाग में यह निर्देशित किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वे औषधियां जो गर्भाशय की चिकनी पेशियों में शीतलन करती है वो कहलाती है टोकोलाइट्स। टोकोलाइट्स क्या रहती हैं? जो औषधियां जो गर्भाशय में चिकनी पेशियों की शीतलन का काम करती है वह टोकोलाइट्स कहलाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग में लिया जाता है? रक्त में हीमोग्लोबिन को स्तर बढ़ाने के लिए किस प्रकार की औषधि? हेमेटोनिक्स नाम की औषधियां ली जाती हैं रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांप के जहर को की बहुत अच्छी औषधि कौन सी है? सांप के जहर की सबसे अच्छी औषधि कौन सी है? पोटेशियम परमैंगनेट है जो सबसे अच्छी होती है सांप के जहर की है औषधि होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से धातु का यौगिक पशु को देते हैं जिसमें शरीर में विटामिन B12 का निर्माण में सहायता होता है? कौन सी यौगिक धातु देते हैं? जो देते हैं कोबाल्ट क्लोराइड देते हैं जो विटामिन B12 का निर्माण में सहायक होता है। राइट आंसर है डी ऑप्शन कोबाल्ट क्लोराइड। जितने भी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए उनका आपको प्रैक्टिस करना है तो आप स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां जाके आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो और आप अपनी स्कोरिंग देख सकते हो कि कितना क्या आपको रिमाइंड रहा है। अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो आगे आने वाले वीडियो हैं जिनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई आपसे वीडियो मिस ना हो। अब नेक्स्ट हमारा होने वाला है जुलाई स्टूडेंट का 2018 के पेपर डिस्कस करेंगे। तो आप अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।